अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। दुआए ज़हरा की मर्जी है शौहर के साथ जाए या वालिदैन के साथ। सिंध हाई कोर्ट ने आज दुआए ज़हरा केस का फैसला सुना दिया और दुआए ज़हरा को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की इजाजत भी दे दी है। मगर बेटी की मोहब्बत में आंसू बहाती मां को यह दिलासा कौन देगा कि बेटियां घरों से माओ की दुआओं के साए में ही रुखसत होती हैं। बेटी के लिए तड़प बाप को कौन एहसास दिलाएगा कि उसकी बेटी ने उसके दस्ते शफकत को झटक कर जिस नई जिंदगी का आगाज किया है वो जिंदगी भर उसके दर्द से कराता रहेगा। अदालतों के फैसले तो शवाहिद और हकाइक की रोशनी में होते हैं, लेकिन माशरे अक़दार और रिवायात की कब्र पर फातिहा खानी से पहले इन तमाम अवामिल पर गौर ज़रूर करना चाहिए जिनकी बिना पर वालिदैन को थानों और अदालतों में रुस्वा होना पड़ता है। माशरा और सिविल किसकी हिमायत करता है और किसकी जिंदा लाश को कंधा देकर वक्त की मिट्टी में दफन कर देता है, इसका हिसाब तो माशरे को देना है। मगर इनफरादी तौर पर हमें भी देखना है कि खता हमसे हुई है या कसूरवार कोई और है, कसूरवार कौन है। सिंध हाई कोर्ट ने आज दुआए ज़हरा की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त निपटा दी है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट में दुआए ज़हरा को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त दे दी है। साथ ही साथ अदालत ने दुआए ज़हरा के शौहर ज़हीर अहमद के खिलाफ मुकदमे में पेशरफ के बाद चालान जमा कराने की हिदायत भी की है। हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए कहा कि दुआ के बयान हल्फी की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता। समाअत के आगाज़ पर दुआए ज़हरा के वालिद मुज़मी के वकील अल्ताफ़ खोसो ने कहा कि अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर मेडिकल कराने का हुक्म दिया था, हमने कुछ दस्तावेज़ात पेश करनी है। समाअत के दौरान दुआए ज़हरा के वालिद ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरी शादी को इतना अरसा हुआ नहीं है, मेरी बेटी की उम्र 17 साल कैसे हुई, मेरी शादी को 17 साल हुए हैं। हमने इस मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज किया है। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि हम कानून के मुताबिक केस सुनेंगे। अदालत ने दुआए ज़हरा के वालिद से इस्तफसार किया कि आप कुछ कहना चाहते हैं। इस पर मेहदी काज़मी ने कहा कि मेरी शादी को 17 साल हुए हैं और मेरी बच्ची की उम्र 17 साल कैसे हो सकती है। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने जवाब दिया कि हमारे पास दुआए ज़हरा का बयान है, हमने सुप्रीम कोर्ट और वफाकी शरई अदालत के फैसलों को देखना है, आप मुलाकात कर लें उनसे, हम चैम्बर में मुलाकात कराते हैं। अदालत ने तमाम अफराद की तलाशी लेने और दुआ की चैम्बर में वालिदैन से मुलाकात की हिदायत की। अदालत ने पुलिस को हिदायत की कि 10 मिनट के लिए दुआ की वालिदैन से चैम्बर में मुलाकात कराई जाए, जिसके बाद वालिदैन की दुआए ज़हरा से मुलाकात कराई गई। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा कि केस निपटा दिया जाए और बाकी मामलात के लिए केस ट्रायल कोर्ट भेज दें। उन्होंने कहा कि 10 जून को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना है। कस्टडी पंजाब पुलिस के हवाले की जाए ताकि लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जा सके। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि केस यहाँ चल रहा है। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि बच्ची का बयान हो चुका है, आप जज्बाती क्यों हो रहे हैं। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा कि आपने जो भी पेश करना है ट्रायल कोर्ट में पेश करें, हमारे पास सिर्फ बच्ची का केस है जो अब बाजियाबी हो गई है। जज के चैम्बर में बेटी से मुलाकात के बाद दुआ के वालिदैन ने दावा किया कि बच्ची घर वापस जाना चाहती है और इसी मुतालिक जज साहिबान के सामने बयान भी रिकॉर्ड कराना चाहती थी, लेकिन अदालत ने इसकी इजाजत नहीं दी। दुआए ज़हरा के वालिदैन ने बेटी पर पुलिस के दबाव डालने का इल्जाम भी लगाया। मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी थी और ये लोग लेके भाग गए। अब फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी। जज साहब ने अपने चैम्बर के अंदर हमें मिलने का मौका दिया, सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे मुलाकात करवाई की पुलिस ने। मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी, उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए और हमारे साथ हम जज साहब के पास गए। हमने जाके रिक्वेस्ट की कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है कि वो अपने घर जाना चाह रही है। जज साहब ने स्टेटमेंट नहीं ली। ज़हीर अहमद की वालिदा भी इस तमाम तर केस के दौरान पहली बार मीडिया के सामने आई, जिनका कहना था कि मेरे बेटे और हमने कुछ नहीं किया। उस हवाले से दुआ खुद हमारे पास टैक्सी में बैठ कर आई थी, उसे अगवा करने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। ज़हीर की वालिदा ने एतराफ़ किया कि दोनों की दोस्ती पबजी गेम के जरिए हुई। बच्ची ने कहा कि मेरा रिश्ता मांगने आओ, हमने रजामंदी जाहिर की। जब हम मांगने जाने लगे तो दुआ ने कहा कि मेरे माँ बाप ने इनकार कर दिया है, फिर हम वापस आ गए। इस वाक़े के चंद माह बाद बच्ची खुद हमारे पास टैक्सी में बैठ कर आ गई। मैंने कहा बेटा तुम क्या करने आई हो, माँ बाप से बात कर लेती जाते, जिस पर उसने कहा कि मेरे वालिदैन नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि हमने तो कहा था कि वालिदैन से बात करो, वो मान जाते, लेकिन बच्ची इस पर मुसर थी कि वो नहीं मानेंगे, इसलिए वो खुद आ गई है। इस पर ज़हीर की वालिदा आज पहली बार मीडिया के सामने पेश हुई। वो क्या कह रही थी वो भी आपके सामने रखता हूँ। जी गेम से रब्ता होया, उसने बच्ची ने किया मेरा रिश्ता मांगने आओ। असी आखा मांगने जाएंगे, जिसे असी जा रहे हैं तो कहती मेरे माँ बाप ने ना इनकार करता। ठीक है, असी वापस आ गए। उस तो बाद कुछ महीना बाद जो बच्ची खुद आ गई है। आज के अदालती फैसले से 2 रोज कबल अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया था कि 2 रोज में दुआए ज़हरा की उम्र के तयन से मुतालिक टेस्ट करा के रिपोर्ट पेश करें। बाद दुआए ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई जिसमें दुआ की उम्र
16 से 17 साल बताई गई, जिस पर दुआ ज़हरा के वालिदैन ने रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उसे चैलेंज किया। मेहदी काज़मी के वकील अल्ताफ खोसो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट बदनीयती पर मबनी है, जिसे अदालत में चैलेंज कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास दुआ ज़हरा की उम्र से मुतालिक तमाम तर दस्तावेजात मौजूद हैं। दुआ की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया नहीं गया। अब जूनियर डॉक्टर ने रिपोर्ट बना दी है। अब ये जूनियर डॉक्टर की रिपोर्ट है जो मदनीयती पर मबनी है। अब फैसला अदालत ने करना है। इससे पहले मेहदी काज़मी दुआ की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर क्या कह रहे थे, उनके वकील इससे मुताल्लिक क्या राय रखते थे, वो भी आपके सामने रखता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन हमारे बर्थ सर्टिफिकेट से लेके ऊपर एजुकेशन डॉक्यूमेंट से लेके नादरा के पासपोर्ट सारे हमारे पास जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये तो जो मेडिकल जो बताई जाती है वो मेला फ्राइडे पे, और देखें ये प्रोबेबिलिटी होती है, वो कोई डे और टाइम फिक्स करके नहीं बताते कि ये कितने और कब पैदा हुई थी और किस तारीख को पैदा हुई थी, ये नहीं बताते। ये हमेशा ये देते हैं 16, 17, 15, 16 इस तरह की, जिस तरह से आपने निमरा वाले केस में देखा था। ये सारी वही चीज़ें हैं। लाजमा ने इन्होंने जो है थोड़ा सा बढ़ा करके लिखा है, पर बच्ची की उम्र इतनी है नहीं। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट जो डिसाइड करेंगे वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। हमने ऑलरेडी चैलेंज किया है, क्योंकि लाजमा मेडिकल बोर्ड बैठेगा। मेडिकल जो अफसर ने जिसने बनाया वो बिल्कुल जूनियर है। जब जज ने डायरेक्शन दी थी कि आपने बोर्ड बिठा करके आपने करना है, तो आपको उनको बोर्ड बैठ के कंसल्ट करके आपने करना चाहिए था। आज भी केस की समाअत के दौरान दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिस पर दुआ के वालिद ने सवाल उठा दिया था और बताया था कि मेरी शादी को भी 17 साल हुए हैं, दुआ की उम्र 17 साल कैसे बताई जा रही है। जिस पर जस्टिस जुनैद गफ्फार ने जवाब दिया था कि हमारे पास दुआ ज़हरा का बयान है, हमने सुप्रीम कोर्ट और वफाकी शरई अदालत के फैसलों को देखना है। इससे कुछ रोज कबल 30 मई को अदालत ने कराची से लापता होकर सूबे से बाहर पहुंचने वाली दुआ ज़हरा की वालिदा की जानिब से दायर करदा दरखास्त की समाअत के दौरान लड़की की बाजियाबी में नाकामी पर IG सिंध को ओहदे से हटाते हुए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को दूसरा अफसर तैनात करने का हुक्म दिया था और अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि सूबे की पुलिस इतनी नाअहल हो चुकी है, अदालत 21 दिन से अहकामात जारी कर रही है, लेकिन बच्ची को बाजियाब नहीं कराया गया। पुलिस बच्ची को बाजियाब नहीं करवाएगी तो उनकी बच्ची को बाजियाब कराया जाए। तमाम तर वाकया है क्या, बच्ची कब घर से लापता हुई, इस दौरान क्या क्या हुआ, कब जो है बच्ची कहाँ पहुंची, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। 16 अप्रैल को कराची के इलाके गोल्डन टाउन से दुआ ज़हरा लापता हुई थी। दुआ ज़हरा के वालिद ने बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे थे। ताहम पुलिस दुआ ज़हरा को तलाश करने में नाकाम रही थी। सोशल मीडिया पर केस हाईलाइट होने के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने दुआ ज़हरा के अगवा का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG कराची से तफसीली रिपोर्ट तलब की थी। दुआ ज़हरा लापता केस के बाद सिंध हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना था और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात भी उठाए जा रहे थे। ताहम 25 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तस्दीक की थी कि दुआ ज़हरा का सुराग लगा लिया गया है, वो खैरियत से है। 26 अप्रैल को पंजाब पुलिस को दुआ ज़हरा को ओकाड़ा से मिली थी, जिसके बाद उन्हें लाहौर में मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। साथ ही ये भी पता चलाया गया था कि दुआ ज़हरा ने ज़हीर से शादी कर ली है। दुआ ज़हरा ने एक वीडियो पैगाम जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से कराना चाहते थे, मुझे मारते पीटते थे, मुझे किसी ने भी अगवा नहीं किया था, मैं अपनी मर्जी से घर से आई हूं और अपनी पसंद से ज़हीर से शादी की है। मेरा नाम दुआ ज़हरा काज़मी है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पर मैं राज़ी नहीं हूँ। मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है। मैं ज़हीर अहमद को नहीं जानता। जो शख्स उसे उठा के लेके गया है वो उसने एक क्राइम किया है कि वो एक अंडर एज लड़की को लेके गया है। 13 साल 11 महीने और 17-18 दिन की बच्ची थी वो। उसका उन्होंने जो निकाहनामा वहाँ बनाया वो 18 साल का था। ये मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो वो सामने लाए। जिला कचहरी लाहौर में दुआ ज़हरा ने अपने वालिद और कज़न के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने अपनी मुबैना पसंद की शादी के बाद वालिद पर लाहौर में वाक़े घर में घुसने और उन्हें अगवा करने का इल्ज़ाम आयद किया था। इसी दौरान पुलिस ने दुआ ज़हरा का निकाह करवाने वाले मौलवी को भी हिरासत में ले लिया था और आज अदालती फैसले के बाद सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में कम उम्री की शादी कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर गई है? क्या कम उम्री और फिर कच्चे जहनों के किए गए फैसले से माशरे पर असरात मुरतब होंगे जो बड़े घिनौने होंगे? सवाल ये भी उठता है कि कम उम्री की शादी और सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्तियां और फिर नित नए बनने वाले रिश्ते किस कदर मजबूत होते हैं? आज के फैसले से कुछ रोज कबल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 साला सवेरा फलक शेर केस का फैसला भी सुनाया था। एक फैसला वो है जो आज दुआ ज़हरा केस में सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सुनाया गया है, एक वो है जो सवेरा फलक शेर नामी लड़की जिसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला सुनाया था। इस फैसले में कहा गया था कि 18 साल से कम उम्र लड़की अपनी मर्जी से भी शादी नहीं कर सकती, जबकि वालिदैन को 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी वो नहीं करा सकते हैं। अदालती फैसले के मुताबिक बच्चे की तारीफ एक ऐसे शख्स के तौर पर की जाती है जो 18 साल से कम उम्र हो। ऐसे बच्चे को वालिदैन, सरपरस्त
या फिर रियासत की तरफ से ख्याल रखने के लिए मुकर्रर करदा शख्स की जानिब से देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे बच्चे के साथ शादी के मायदे को मंसूब नहीं किया जा सकता। महज जिस्मानी बलूगत की कोई भी 18 साल से कम उम्र लड़की अपनी मर्जी से शादी करने की अहल नहीं हो जाती। हयातियाती तौर पर बलूगत की उम्र 18 साल है। अदालत ने फैसले में 16 साल सवेरा फलक शेर को वापस अपनी वालिदा के सुपुर्द करने का हुक्म दिया था, क्योंकि वालिदा की जानिब से मुकदमा दर्ज कराया गया था। जबकि आज इसके बरक्स दुआए ज़हरा को अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला लेने का इख्तियार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सवेरा फलक शेर नामी जो लड़की है उसकी हवालगी का केस, उसकी जजमेंट अपनी जगह पर, आज दुआए ज़हरा केस की जजमेंट अपनी जगह पर। अदालत एक जैसे दो सिनारियोज हैं, उसके मुख्तलिफ फैसले हैं, और एक जैसे दो सिनारियोज के मुख्तलिफ फैसलों से भी बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे कबल भी मुल्क में कम उम्री की शादी को लेकर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन ताहाल मुनासिब रोकथाम के लिए कोई ठोस हिकमत अमली देखने में आई है और न ही इस हवाले से कोई नई कानून साजी की गई है। अगर इज्तिहाद की ज़रूरत है, अगर बदलते वक्त के जदीद तकाजे हैं, तो उनके मुताबिक ज़ाहिर है कवानीन को भी तब्दील होना चाहिए। अगर आज पबजी के ऊपर दोस्तियां परवान चढ़ती हैं या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह की दोस्तियां परवान चढ़ती है कि जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले लोग भी होते हैं, जहां पर ऐसे ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जो कम उम्र लड़कियों को बहलाते फिसलाते हैं और उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। हैदराबाद से एक लड़की चलती है, साउदर्न पंजाब, जनूबी पंजाब में पहुंचती है, वो वहां किन किन मराइल से गुजरती है, किस किस के हत्थे चढ़ जाती है और कैसे वहां पर चली जाती है, और फिर क्या वो लोग नेटवर्क की शक्ल में ऑपरेट कर रहे होते हैं जो लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे अपना काम लेते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट पूरा करते हैं और उसके बाद वो लड़कियां बेयारो मददगार होती हैं। इस बात का तयन कौन करेगा? और इस तरह के केसेस बड़ी तेजी से हमारी सोसाइटी में फैल रहे हैं। आज जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है, जो जजमेंट आई है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, क्या उसके बाद कम उम्र लड़कियों की हौसला शिकनी होगी कि वो इस तरह के काम ना करें, या हौसला अफजाई होने जा रही है? इसके बाद क्या उन्हें मजीद कॉन्फिडेंस मिलेगा? क्या अदालती प्रोटेक्शन मिल जाएगी इसके बाद कि कोई भी कम उम्र लड़की जाती है, वो शादी कर लेती है और बताती है कि वालिदैन की जानिब से प्रेशराइज किया जा रहा था, और उसके बाद दूसरा जो नेटवर्क है वो असर और रसूख इस्तेमाल करता है, वो भी प्रेशराइज करता है। कैसे प्रोसिक्यूशन टीम को प्रेशराइज किया जाता है, पुलिस टीम को प्रेशराइज किया जाता है, जो इस केस में भी बादी नज़र में दिखाई दे रहा है। अब इसी तरह से जब अदालती प्रोटेक्शन हासिल हो जाएगी कि ठीक है 18 साल से कम उम्र लड़की है, लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि उसने बलूगत को पहुंच चुकी है, तो वो अपनी मर्जी से फैसला कर सकती है, वो अपनी मर्जी के साथ जिसके साथ चाहे वो रह सकती है। ऐसे में ऑब्वियसली ये बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। सोशली भी ये बहुत बड़ा सोशल इशू बनता जा रहा है कि हमारे यहाँ जहाँ कम उम्री की शादियाँ बहुत बड़ी तादाद के अंदर रिपोर्ट होती हैं, अब इसके बाद जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है, क्या इनकी तादाद में कमी वाक़ई होगी या ऐसे केसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे? कम उम्री की शादी पर जब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन किबला याज का मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने इस मामले पर ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। किबला याज ने कहा था कि यह बात भी ठीक है कि मौजूदा माशरती सूरत हाल में कम उम्री की शादियों से मसाइल जन्म ले रहे हैं, मगर इसके लिए अवामी आगाही ही वाहिद हल है, ताकि बिला वजह या बगैर किसी मजबूरी के कम उम्र में लड़कियों की शादी से वालिदैन खुद इज्तनाब करें और इस फेल को मायूब समझें। लेकिन कानूनी तौर पर सबके लिए ये शर्त लागू करना मुनासिब नहीं है। अब अगर यहाँ पर कोई सुकम है कवानीन के अंदर, तो उनको जल्द अज जल्द ओवरकम करना भी रियासत की जिम्मेदारी है, ताकि कल को इस तरह के केसेस से कोई मेहदी काज़मी, कोई दुआ ज़ाहरा का वालिद, कोई दुआ ज़ाहरा की वालिदा इस तरह एड़िया ना रगड़े अदालत के दरवाजे के ऊपर, वो इस तरह बैन ना करती रहे अपनी बेटी के गम में, और वो इस तरह आंसू ना बहाती रहे और आंसू बहाकर मीडिया के सामने जो है वो ना आए और अपनी फरियाद ना सुनाए। अगर इसकी रोकथाम करनी है तो मुनासिब कानून साजी भी करनी होगी। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ बेयकीनी की सूरत हाल में इजाफा हो रहा है। बजट की आमद से कबल ही मार्केट्स की चकाचौंध मान पड़ चुकी है और डॉलर की कीमत में तारीखी उतार चढ़ाव जारी है। बाजारों में अशिया ज़रूरिया की किल्लत का सामना है, वहीं जान बचाने की अद्वियात तक मार्केट से गायब हो चुकी हैं। यह बजट आने से कबल ही महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। मुल्क माशी तौर पर जुबू हाली का शिकार है। वहीं हुकूमत के तेजी से बदलते फैसलों और यू टर्न्स ने भी मार्केट में हिजानी कैफियत पैदा कर दी है, जिससे मसाइल मजीद गंभीर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 मई से बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का दावा किया, तो दूसरे ही रोज वज़ीर तवानाई ने उनके बरक्स लोड शेडिंग जल्द ना खत्म होने का बयान देकर अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और अब एक बार फिर लोड शेडिंग के जिन को आहिस्ता आहिस्ता काबू करने की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान स्पीड के नाम से पुकारे जाने के ख्वाहिशमंद वज़ीर आज़म मनसब संभालने के बाद पहले ही दिन 8 बजे दफ्तर पहुंच गए, जहां मिसाल कायम कर दी 8 बजे दफ्तर पहुंचकर और दाद समेटी। वहीं मुल्क में हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का फैसला भी सादिर किया, लेकिन कुछ ही रोज बाद
हफ्ते की छुट्टी को बहाल कर दिया गया और अब दोबारा हफ्ते के साथ जुमे हाफ हॉलीडे के तौर पर एक उसके तौर पर मनाने की बात की जा रही है। ये तजावीज़ ज़ेरे गौर है। लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पर बैन किया, मैसिव लेवल के ऊपर इंपोर्ट पर बैन हुआ और उसके बाद फिर इंपोर्टेड अशिया के ऊपर जो बैन था उसको उसमें नरमी नाफिज करने की बात हो रही है। इसी तरह के बहुत सारे डिसीजंस हैं जिसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी पाई जाती थी और उन अनसर्टेन डिसीजंस की वजह से एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी देखने में मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत मसाइल उठाना पड़ रहे हैं इस हुकूमत को और आने वाले दिनों में मामलात मजीद गंभीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अफनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अफनान साहब, आज भी इमरान खान साहब ने खिताब में कहा है कि असल में ये जो महंगाई हो रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं, जो मईशत के साथ आप कर रहे हैं, ये किसी के कहने पर कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको इंपोर्टेड कहते हैं, वो कहते हैं इंपोर्टर्स के कहने पर, अमेरिका के IMF के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, बात ये है कि अफसानवी कहानियों से यहाँ हो जाने से, कर देने से तो मुल्क चलते नहीं है। 4.25 साल की परफॉर्मेंस PTI की सारे पाकिस्तान के सामने है, जिसके अंदर इन्होंने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब हमारी हुकूमत आए हुए 2 महीने भी नहीं हुए और ये कह रहे हैं कि ये महंगाई क्यों हो गई है। भाई, बात ये है कि पिछली हुकूमतों को जो उल्टे काम है उनको 2 महीने के अंदर तो हम ठीक नहीं कर सकते थे ना। हमने कहा था इसके अंदर 8-10 महीने मिनिमम लगेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, और उसके बाद अगले साल, उससे अगले साल फिर हम डेवलपमेंट वाली साइड पर जाएंगे। तो ये है बुनियादी बात। अब इसके अंदर जो है वो इमरान खान साहब जो है ये 4.25 साल से क्या कर रहे थे। 4.25 साल इन्होंने रशियन तेल भी नहीं लिया, 4.25 साल इन्होंने महंगाई को कंट्रोल नहीं किया, 4.25 साल इन्होंने डेवलपमेंट नहीं की। अब कह रहे हैं हम मुल्क को फ्रांस बनाने जा रहे थे, रशिया का तेल आ रहा था, फलाना सिस्टम आ रहा था, ये आ रहा था। भाई, जो पिछले 4.25 साल है उसके 3 प्रोजेक्ट गिनवा दें आप आवाम को, जो आपने बड़े। अफनान साहब, आपको अंदाजा नहीं था कि जब आप हुकूमत संभालेंगे तो महंगाई का एक रैला आएगा और मुश्किल माशी फैसले करने पड़ेंगे आपको? देखिए, हमें बिल्कुल अंदाजा था कि जब हम हुकूमत संभालेंगे तो मुश्किल फैसले हमें करने पड़ेंगे। हम ये तो नहीं कर सकते कि हम कहें कि ये होगा तो फिर हम हुकूमत लेंगे। हम मजीद और मुल्क को तबाह बर्बादी की तरफ जाने भी नहीं देना। लेकिन अफनान साहब, अगर आपको अंदाजा था तो फिर उस लिहाज से तैयारी क्यों दिखाई नहीं दे रही है? मतलब आप पहले एक फैसला करते हैं, उसके बाद उस पर आप भी इमरान खान साहब की तरह यूटर्न ले लेते हैं। पहले आपने मैसिव इंपोर्ट बैन की बात की, फिर इंपोर्ट आपको बैन कुछ लिफ्ट करना पड़ा। पहले आपने हफ्तावार तातील की बात की, वो तातील वापस लेना पड़ी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना है, नहीं करना है, इसके ऊपर इंडिसाइसिवनेस रही। तो फिर ये इंडिसाइसिवनेस क्यों है फैसलों में, अगर आपको इदराक था इस बात का? तो देखिए, हमारे बहुत सारे फैसले ऐसे भी हैं जो हमने बिल्कुल ठीक लिए हैं, लेकिन देखिए, हुकूमत आए हुए अभी 60 दिन भी नहीं हुए और उसके अंदर ज़ाहिर है हम कुछ थोड़ा हमें टाइम लग रहा है एडजस्ट होने के अंदर, जिसके अंदर हम इनके किए हुए जो मामलात हैं उनको सुलझाने में हमें टाइम लग रहा है। उसके अंदर ये हो सकता है कि हमको आसमान से तो नहीं उतरे कि हमसे कोई गलती ना हो, लेकिन बाय एंड लार्ज हम मुल्क को सीधे सही रास्ते के ऊपर डाल रहे हैं। और उसके अंदर आप देखेंगे कि आने वाले सालों में मुल्क के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहिया भी तेज हो जाएगा। मुल्क के अंदर जो है वो टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाएगी, हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है वो कम हो जाएगा। हम बाहर से बहुत बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट भी ले आएंगे। हमारे जो जितने अलाइज हैं जो नाराज बैठे हुए थे पिछले हुकूमत की वजह से, उनसे हमने ताल्लुकात जो है दोबारा से इस्तेमाल किए हैं। अफनान साहब, आप आइंदा आने वाले चंद सालों की बात कर रहे हैं, इस बात की क्या श्योरिटी है कि आप आइंदा आने वाले चंद माह रहेंगे? देखिए, अश्योरिटी तो अल्लाह के फजल से किसी चीज़ की नहीं है इस दुनिया में। अश्योरिटी जो है वो तो मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन जो सामने नज़र आ रहा है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी इस हुकूमत को तकरीबन 12 महीने 13 महीने रहते हैं, उसके बाद इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद जो भी जीतेगा वो आएगा। लेकिन हमारा जो है वो हमें अंदाज़ा है कि इस वक्त आवाम जो है उनके जहनों में क्या है, और हम आवाम की पल्स को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और आवाम भी ये बात समझते हैं, इसलिए हमने इतने 5 साल जो है वो। अफनान साहब, लेकिन देखिए कि अभी जो भी सूरत हाल है उसकी वजह से अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से पैनिक फैल रहा है। वजीर आजम साहब ऐलान करते हैं कि मई के महीने से 0 लोड शेडिंग होगी, उसके बाद फिर वो ऐलान कर देते हैं कि 2 घंटे लोड शेडिंग होगी। फिर शायद खान अब्बासी साहब आते हैं, वो कहते हैं 3.5 घंटे लोड शेडिंग होगी। लेकिन अभी तक जो शॉर्टफॉल है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। आपके स्टैट्स कुछ और बताते हैं, जो स्टैट्स आते हैं शॉर्टफॉल के हवाले से वो कुछ और बता रहे होते हैं। तो किस तरह अगर ऐसे ही चलेगा तो अवाम की पल्स को तो आप कहते हैं आप समझते हैं, लेकिन क्या फिर अवाम आपको समझेंगे? देखिए, बात ये है कि मैंने कहा कि अभी आए हुए हमें 2 महीने भी नहीं हुए। देखें, ये अनफेयर है कि आप किसी हुकूमत से कहें कि वो 4.25 साल में जो इनकॉम्पिटेंस थी, जो तबाह बर्बादी थी, उसको आते ही चंद दिनों के अंदर रिजॉल्व कर दे।
उसकी इसकी वजह से हमें कुछ टाइम लग रहा है, कहते हैं सारे मामले को सुधारने के अंदर। और आपको याद है कि पीटीआई की हुकूमत कहती थी कि पीएमएलएन वाले इतने सारे बिजली के कारखाने लगा के इतनी तो बिजली की मुल्क को जरूरत ही नहीं थी। और अभी आप देखेंगे मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है। इन्होंने 1 मेगावाट नहीं लगाया 4 साल के अंदर, इन्होंने एक बिजली का प्रोजेक्ट नहीं किया पौने 4 साल में। जो हमारे चलते हुए प्रोजेक्ट थे उनको खत्म नहीं किया, तो ज़ाहिर है उसका खामियाजा तो ये कोई पिछले कोई आप 6 दिन 8 दिन में तो नहीं इतना हालात खराब हुए ना, ये तो पिछले पूरे पौने 4 साल की दबाव। अफराज साहब, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फ्यूल का है एज फार एज लोड शेडिंग इज कंसर्न्ड। खान साहब ने तो आज भी कहा है कि रशिया से हमें 30% सस्ता तेल मिल रहा था, हमारे मिनिस्टर ने जाके उनसे बात भी कर ली थी। अब ये तो नहीं हो सकता कि रशिया हमारे पास आए और कहे कि प्लीज ले लो, हमें परसू करना पड़ेगा। वो कह चुके हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है। आपने इसके ऊपर परसू करने के लिए क्या किया? मतलब हम तो वो कहते टेक ऑफ कर रहे थे, एक ऐसे मौके के ऊपर हमें गिरा दिया गया। देखिए बात ये है कि अगर पीटीआई वाले रशिया से तेल लेना चाहते थे तो उन्होंने क्यों नहीं लिया, वो ले लेते। ताकि ये देखें ना, ये अब बातें ये है कि ये हो जाता, यूं हो जाता, ये कर देते, वो कर देते। ये तो देखें, ये तो वो वाली बात है ना कि ये होना था या नहीं होना था। इसका तो कोई वो नहीं है ना, ये यूं होगा तो ये होगा। तो भाई आप पौने 4 साल हुकूमत करेंगे, आप कर देते ये वाले काम। आपको किसने नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन जो है, जो मंसूबा था, कहते हैं नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का, वो मंसूबा पिछले पौने 4 साल से रुका हुआ है। क्यों नहीं इसको रशिया के साथ इन्होंने किया फाइनलाइज? ये कह रहे हैं ना हम रशिया देखते, क्यों नहीं पौने 4 साल नॉर्थ साउथ? वो कहते हैं हमें मोहलत ही नहीं दी आपने। हाँ जी, वो कहते हैं आपने हमें मोहलत ही नहीं दी, हम तो करने जा रहे थे, नहीं, आप मोहलत देते तो हम करते। पौने चार साल से एक ईंट नहीं लगाई उस मंसूबे पे, एक ईंट नहीं लगाई। उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं की। तो आप वो, और इन्वेस्टमेंट तैयार पड़ी हुई है, फिर भी नहीं लेके आए। जो हम लोग सीपैक की इन्वेस्टमेंट लाके यहाँ पे रखे थे, जो प्रोजेक्ट हम चला के गए थे, वो कंप्लीट नहीं किए। अफराज साहब देखे ना, कल तक वो रिस्पॉन्सिबल थे, नाउ यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अभी जो बजट आप पेश करने जा रहे हैं, आपके पास फिस्कल स्पेस नहीं है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, डेफिसिट्स भरमार हैं। अवाम को रिलीफ कैसे देंगे? और इस बजट में क्या एक्सपेक्ट किया जाए? फिर टैक्सेस की भरमार होगी जिससे कॉमनर परेशान होगा। देखिए, हम लोग जो है वो एक अवाम दोस्त बजट लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये इतना आसान, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। जब 2013 में हमारी हुकूमत आई थी तब पाकिस्तान में रोजाना धमाके होते थे, कराची में रोजाना लाशें गिरती थी, रोजाना क्या कहते इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुकी हुई थी, जीडीपी ग्रोथ रेट रुकी हुई थी। तब हमने हुकूमत संभाली 5 साल में, हमने पहले 60 महीने में तो मसले हल नहीं किए थे ना। हमें 1.5-2 साल लगे तो मसलों को हल करने तक पहुंचने तक। नहीं अफराज साहब, आज भी खान साहब ने कहा कि महंगाई मार्च तो कर रहे थे, लेकिन इनका असल हदफ महंगाई नहीं थी, क्योंकि अगर महंगाई होती तो आज ये महंगाई ना कर रहे होते। असल हदफ कुछ और था जिसके लिए हमें घर भेजा गया। देखिए, मैंने पहले भी आपको ये वाली बात की है। देखिए, ये किसी एक आप चलते हुए आदमी को भी रोक के पूछेंगे ना बाजार में, कहीं पे भी, वो आपको बताएगा कि आप एक हुकूमत जिसको आए हुए 60 दिन नहीं हुए, उसको आप कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं, आप यार उसको आप थोड़ा टाइम तो दें। इस तरह तो नहीं हमने पहले 60 दिन में तो मसाइल नहीं हल कर सकते ना। कोई मतलब कोई ऐसी बात होनी चाहिए ना जिसको मतलब हम बिजली के कारखाने बंद पड़े, बिजली के कारखाने बहुत सारे अच्छा, हैं। चलिए अफनान साहब लास्टली सर मुझे ये बता दीजिएगा कि कल शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कि जहां पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। तो फिर क्या वजह थी कि आपने मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी हुकूमत को घर भेजकर, और फिर उससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ गई? हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं की। इमरान खान जब 2014 में भी धरने देता रहा, उससे पहले भी उसने 5 साल हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया। देखिए, वो एजेंडे के ऊपर है। हम इमरान खान ये अगर कहे कि वो वजीर आजम हो तो ठीक है, नहीं हो तो डिस्टेबलाइज करेगा सिस्टम को, ये तो नहीं मान सकते ना हम लोग। और अभी हमने इस हुकूमत को, जैसे मैंने पहले कहा, इनका एक प्लान था जिसके तहत ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम को लपेट कर मुल्क को 3 हिस्सों में तोड़कर न्यूक्लियराइज कराना चाहते थे। हमने उस प्लान को प्रीएम्प्ट किया है। वो प्लान जो है अगर चल जाता तो आज ये 1.5 साल बाद बचने ही कुछ नहीं था। तो इसलिए जब हमने भी 1.5 साल बाद देखा कि कुछ बचेगा नहीं, तो फिर हमने इसलिए इनको पहले प्रीएम्प्ट करके क्या कहते हैं घर भेजा, और हमने बिल्कुल आईनी और कानूनी काम किया। अफनान साहब, वो आप पर ये इल्जाम लगाते हैं कि अगर आप रहेंगे तो मुल्क 3 हिस्सों में बटेगा। आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि असल में वो डीन्यूक्लियराइज करना चाहते थे, वो हिस्सों 3 हिस्सों में बांटना चाहते थे। तो एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहने से तो मामला हल नहीं होगा। कोई भी गद्दार तो नहीं है, सभी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, ये तय कर लेना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हर किसी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड न्यूक्लियर धमाके करने का है, सीपैक करने का है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। इमरान खान का
ट्रैक रिकॉर्ड, बदतमीजी, बद इखलाकी, मुल्क में इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी, धरने, जो है ये चढ़ाइयाँ, जत्थे, ये इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड है। मुझे बताए ना, 4.25 साल में अगर कारकर्दगी कुछ होती तो आज अपनी कारकर्दगी गिना रहे होते। इतने डैम, इतनी मोटरवेज, इतने रेल रोड, इतने बाकी प्रोजेक्ट, उनको बताने के लिए उनके पास है ही कुछ नहीं। तो वो जो है झूठ का पलंदा लेके सारे दिन। तो अफनान साहब, लास्टली फिर ये फरमा दीजिएगा, जब शहबाज शरीफ साहब ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात करते हैं तो वो किसको कह रहे होते हैं? इमरान खान साहब को बैठ के मेज पे अब मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करने की बात करते हैं, किसी और को कह रहे होते हैं? देखिए, हमने जब ऑपोजिशन में थे 2018 में, तब हमने इनको ऑफर की थी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, तब इन्होंने बड़ी हकारा से उसको ठुकरा दिया था। अब हम हुकूमत में हमने दोबारा इनको ऑफर किया है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जो तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स आके बैठे हैं और उसमें बात करें और डिसाइड करें कि हाउ यू गोइंग टू चार्ट अ वे फॉरवर्ड। उसके अंदर अगर ये आना चाहते हैं तो दे आर मोर देन वेलकम, लेकिन ये आएंगे नहीं, क्योंकि ये एजेंडा पे है। और एजेंडा तभी पूरा होता है जब इमरान खान वजीर आजम बने और वो मुल्क को डिस्टेबलाइज करे, मुल्क की इकोनॉमी तबाह बर्बाद करे, और उसके बाद जो है वो मुल्क के 3 हिस्से हों और न्यूक्लियराइज करे, जैसा कि उसने खुद कहा है। तो वो जो है क्या कहते हैं, वो एजेंडा पूरा नहीं होने देंगे। इमरान खान ने अगर कोई न्यूक्लियर धमाके किए होते, सीपैक किया होता, तो मुल्क के लिए बड़े इकदाम किए होते, तो हम जरूर कहते कि बड़ा मुहिब होते। बहुत बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। इसको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ है। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आलिया साहिबा, गुज़श्ता रोज़ वफाकी साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि ये जो आपकी हुकूमत जाते जाते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये कमी कर गई थी और बिजली के नरखों में 5 रुपये कमी की थी, ये हमें पता था कि हमारी हुकूमत जा रही है। वो कहते हैं कि IB ने मुझे 4 माह पहले बता दिया था और जब मैंने खान साहब को बताया तो खान साहब कहते हैं मुझे ऑलरेडी पता है। तो इसका मतलब यह है कि आपने जानबूझकर सोची समझी प्लानिंग के तहत आने वाली हुकूमत के लिए लैंडमाइंस बिछाई थी। रेहान साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट है ना, मेहरबानी करके आप शेख रशीद साहब से उसकी क्लैरिटी लिया करें। आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन, मैं PTI की स्पोक्स पर्सन हूँ और मैं जो आपको बताना चाहती हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा जी। मेरी हुकूमत के वजीर दाखिला ज़रूर हैं, लेकिन वो हुकूमत के इत्तेहादी ज़रूर हैं, इसलिए प्लीज़ उनके सवालात उनसे पूछा करें। कैटेगोरिकली आपको बता चुके हैं कि जब हमने एक सेकंड क्या ये खबर गलत थी उनकी जो वो कह रहे हैं? आप डिनाई कर दे इसको। एक मिनट, आई एम नॉट, मैं देखिए मेरी बात सुनिए, बिल्कुल गलत खबर है और जो ये बात करे वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। फिर उसको किसी चीज का नहीं पता, क्योंकि जब हमने पेट्रोलियम मसनूआत कम की हैं उस वक्त तो आपकी दोनों इत्तेहादी जमातों ने ये कहा था कि उनके प्रेशर में आकर हमने ये सारा कुछ किया। तब तो महंगाई मार्च शुरू हुआ था, एक तरफ से वो काम पे टांगने वाला मार्च था और उन्होंने क्या कहा था, अभी तो वो मेरे लिए तो शेख रशीद साहब मोतबर है ना जी, जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, जो वेल इन्फॉर्म्ड थे। देखिए चलिए शेख रशीद साहब को आप डिसोन करते हैं, चलिए ठीक है, क्यों बुलाया? चलिए शेख रशीद साहब को आप डिसोन सुन लेना, मेरा सवाल ले लेना। पार्टी के स्टेटमेंट ठीक है, अब आपकी पार्टी का स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं। आमिर डोगर साहब आपके चीफ व्हिप ने, अब मेरा सवाल सुन लेना पहले। आपने कहा मेरी पार्टी से मुतालिक मुझसे पूछा जाए, पे तो बात कर लो। नहीं, वो आपकी पार्टी का सवाल नहीं है ना जी, आप छोड़े, वो शेख रशीद साहब ने कहा है। ये चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब को तो आप जानती होंगी। मैं तो कह रही हूँ पूछे मेरी पार्टी का सवाल, आमिर डोगर साहब पूछे मेरी पार्टी का सवाल। मैं तो कह रही हूँ आपसे पूछ ले, एक दफा पूछ ले, मैं फिर अपनी कोई बात बता दूं। आलिया हमजा साहब, या आप बोल रहे या मुझे सवाल करने जी? पूछे जी, तो मैं तो जरूर बोलना चाह रही हूं। प्रोड्यूसर साहब, आमिर डोगर साहब का शॉट आपके पास है तो प्लीज उसको रेडी कीजिएगा ना। आमिर डोगर साहब, ये आमिर शॉट जरा सुनवाएं आलिया हमजा साहब को, सुनवाएं जी। कौन नहीं जानता कि टेलीफोन कॉल्स कहां से पार्लियामेंट के मेंबरान को आती थी, और भले असम्बली का इजलास हो, भले आर्मी चीफ की जो उम्र की जो हद है उसमें बढ़ोतरी की बात हो, या फेटअप हो, या जो भी कुछ हो, तो वो इदारा भी इस कदर अंदर आ गया है और जिससे इस मुल्क के पार्लियामेंट और सियासतदानों की तो अब कोई औकात ही नहीं रही। अच्छा, अब जो डोगर साहब करें ना, कॉल्स आती थी, तो डोगर साहब अगर वो कॉल्स ना आती तो जो इमरान खान साहब ने हफीज शेख का इलेक्शन हारने के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ऐलान कर दिया था, आप उस वक्त ही फारिग हो चुके थे। वो कह रहे नहीं होना चाहिए था जी। आलिया हमजा साहिबा, सुने आमिर डोगर साहब क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि बैसाखियों के जरिए से हम आए थे
और बैसाखियां, इसका मतलब जब हट गई तो आप इख्तिदार में भी नहीं रहे। मैं सबसे पहले एक बात कर दूं और इस बैसाखियों का जवाब मैं बहुत खूबसूरती से दूंगी आपको। आज का कौमी इक्तसादी सर्वे आया जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको डिस्कशन में आना चाहिए था, लेकिन बैसाखियों का जवाब मैं ज़रूर देना चाहती हूँ। माशी तरक्की के जो अहदाफ है ना वो ज़्यादा रहे हैं, यानी 4.58 हमने कहा था, 6% की हम ग्रोथ देकर गए हैं। उसके अलावा मवासलात ले लें, ट्रांसपोर्ट ले लें, तरक्की की शरह 5.4 रही है। फीकस आमदनी बढ़ गई है। 11 माह में बरामदात में 29 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, मतलब 29 अरब डॉलर हो गए हैं। तालीमी शोबे में शरह नमू 8.7 रही है। ज़राअत, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर के आदाफ से हम आगे गए हैं, यानी ज़राअत के शोबे में 4.4, सनती शोबे में 7.2, खिदमात के शोबे यानी सर्विसेज IT में 6.4 हमारी रही है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन 10.5 रही है, और बिजली की पैदावार और डिस्ट्रीब्यूशन 7.9% रही है। हम बैसाखियों पर थे ना, चलें हम बैसाखियों पर थे, और हमारा तो क्रेडिट भी कोई और लेना चाहते थे। अब इस हुकूमत के साथ भी तो बैसाखियां हैं, इसका मतलब है ये इतने नालायक, इतने नाअहल हैं कि ये बैसाखियों के थ्रू भी नहीं चल सकते। कि 2018 में तो सारा कुछ वोट आप अवाम के मैंडेट के जरिए से आए। सुन लेना, आप तो ऑपोजिशन ये कहती थी कि आप सिलेक्टेड है, सुन तो लेना, लेकिन आज आपके अपने लोग एतराफ कर रहे हैं कि आप सिलेक्टेड थे और आप बैसाखियों के जरिए से आए थे। इस बात को आप मानती हैं? क्या तौसीक करती हैं आपने डोगर साहब के स्टेटमेंट? अभी भी यही कह रही हूँ। देखिए एक सेकेंड रेहान साहब, मैं तो कह रही हूँ हम बैसाखियों के सहारे भी इतना सब कुछ अचीव कर गए, ठीक है। आज इनके साथ बैसाखियां क्या है, इनके पीछे तो सब लोग खड़े हैं ना, जो खुद ना एक पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला कर सकते थे, आपका एतराफ कि आपने बैसाखियों के जरिए से ये सब कुछ किया पड़ा, जिन्हें तो ये आपकी तो प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की चूल्हे हिला देता है। तो आज वो इतने नाअहल निकम्मे हैं कि हम 140 का पेट्रोल छोड़ के गए थे, वो 210 पे लेकर आए। हम 175 का डॉलर छोड़ के गए थे, 207 का भी नहीं मिल रहा। हम बिजली पर यूनिट 16 रुपए की छोड़ के गए थे, वो 25 रुपए भी उससे भी उन्होंने आगे जाना है। हम आटा छोड़ के गए थे, कितने उसके ऊपर 300 रुपए उसकी प्राइस बढ़ चुकी है। DAP की प्राइस ले ले, यूरिया की प्राइस ले ले, किसान रुल गए। यानी ये तो इतने नाअहल नालायक हैं, इनकी तो बैसाखियां भी इनके लिए, इसका मतलब है वो बैसाखियां थी ही नहीं। वो बैसाखियां हम जो कर रहे थे, हम खुद परफॉर्म कर रहे थे। अब ये बैसाखियों के थ्रू भी परफॉर्म नहीं कर सके, जिनकी तजर्बाकारियों की कहानियां, जिनकी मेरा सवाल ले लेना, हमें सुनाई जाती थी। उनकी पंजाब स्पीड सिर्फ ये थी कि डबल सेंचुरी डॉलर होगा। उनकी पंजाब स्पीड ये थी कि आटे की कीमत, अगर आप थोड़ा सा ब्रेक पे पाव रखेंगी, थोड़ी सी स्पीड कम करेंगी तो मैं सवाल कर सकूंगा आपसे। कोई रह तो नहीं गई कोई चीज जो सस्ती रह गई हो, सब कुछ तो उन्होंने महंगा कर दिया। चलिए अब मैं सवाल अगर कर सकूं आपसे, आपका ये एतराफ कि आप बैसाखियों के जरिए से आए, आपके सारे पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स की चूल्हे हिला देता है कि आप अवामी मैंडेट के जरिए से आए। हमें तो बताया गया था आपकी तरफ से कि आप सिलेक्टेड नहीं है, ऑपोजिशन ये कहती थी कि आपको सिलेक्टर्स लेके आए। आज आप ये एतराफ कर रहे हैं कि आपको सिलेक्टर लेके आए थे इक्तदार में 2018 में। मैंने इतनी लंबी चौड़ी बात कर दी, वो लंबी चौड़ी बात मेरे सवाल का जवाब नहीं था। भी आपको बता दिया कि आपको सिर्फ इतनी सी मैंने बात बता दी कि ये सब कुछ देख लें, हम तो ये सारा कुछ 3.5 साल में कर गए। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। लाने वाले थे, जो इनके सहूलतकार थे, जो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल, वो भी इनको नहीं वो कर सके, इनकी तजर्बाकारियों को। हम पे तो जो लेबल लगता था, हमें तो अवाम ने सिलेक्ट किया था, अवाम ने इलेक्ट किया था, और अब भी दोबारा हम अवाम के पास ही गए। अगर आपका ये सवाल होता तो आप ये देखते IPOR का सर्वे आज का देखते, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी ज्यादा हो रही है और PMLN की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। वही IPOR का सर्वे जो कह रहा है कि अगर अभी इंतखाबात करा दिए जाए तो PDM जीत जाएगी। इनको सिलेक्ट करने वाले जो या तो वो बहुत नाअहल थे या ये बहुत नाअहल थे। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की उसी सर्वे की बात आप कर रही हैं, जिसमें वो ये कह रहा है कि अगर इलेक्शंस करा लिए जाए तो PDM जीत जाएगी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, मेरी तो
वाओ, अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि पीटीआई 32%, 3% पॉपुलैरिटी ज्यादा हो रही है, और यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ये हो रही है कि पीएमएलएन जिसकी कम हो रही है 27% से, वो 28% से 27% पर जा रहे हैं। आप कह रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा हो गई है, और मैं पीएमएलएन की पॉपुलैरिटी की बात नहीं, मैं तो पीडीएम के साथ कंपेयर कर रहा हूं। एग्जिस्ट ही नहीं करी है, जेयूआई कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करी है। देखिए जी, मुकाबला होना है, हमारा मुकाबला होगा, ये तो इलाकाई जमातें रह गई हैं, आप इनको इकट्ठा करें, आप इनको अलग करें। पंजाब में मुकाबला होगा पीएमएलएन से, वहां हमारी पॉपुलैरिटी इनसे ज्यादा है। पीटीआई का मुकाबला केपीके में होगा जेयूआई से, हमारी पॉपुलैरिटी उनसे ज्यादा है। सिंध में हमारा मुकाबला होगा पीपल्स पार्टी से, और इंशाअल्लाह ताला इंटीरियर सिंध की भी जमात नहीं रहने देंगे। बलोचिस्तान में आपको पता है कि किस तरह से होता है, लेकिन उधर भी इंशाअल्लाह पूरा मुकाबला करेंगे। एक ही पार्टी है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, दैट इज पीटीआई, और एक ही बंदा है जो इस वक्त वफाक की अलामत है, दैट इज इमरान खान। आलिया हमजा साहिबा, पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती थी तो आप कहते थे ये इंटरनेशनल फिनोमेना है, महंगाई बढ़ती थी तो आप कहते थे ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा है ये आलमी मंडियों में कीमतें बढ़ी हैं इस वजह से आ रहा है। आज इमरान खान साहब ये बता रहे थे कि असल में IMF करा रहा है, जो करा रहा है, जो एक मशहूर मुहावरा था ना कि जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है, तो इस वक्त आपका भी यही बयानिया है कि जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है। मुझे तो इतनी हैरत हो रही है, आपने शुक्र है इसका नाम ले लिया। मुझे तो लगता था शायद लोगों की बेनाई कभी वापस ही नहीं आएगी कि जिनको आलमी महंगाई नजर नहीं आएगी। मसला ये तो है ही नहीं, मसला ये है कि इस वक्त महंगाई का नाम मुश्किल फैसले रख दिया गया, महंगाई का नाम रख दिया वसी तर मुल्की मफाद में, जो हम 1947 से सुन रहे हैं कि वसी तर मुल्की मफाद में। पहले कहा जाता था महंगाई को पेट्रोल बम, गैस बम, बिजली बम और कई तरह के आटा बम, चीनी बम। अब क्या कहा जाता है महंगाई को? हमें तो महंगाई की फजीलतें बयान की जा रही हैं, हमें तो ये बताया जा रहा है कि अगर महंगाई ना करते तो मुल्क की मईशत तो तबाह हो जानी थी। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें IMF के बस नाम बदल गया आलिया हमजा साहिबा, काम वही है। करने की बात आप महंगाई करते थे तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन थी, इन्हें आलमी महंगाई करते हैं तो अमेरिका है। नहीं, आप महंगाई करते थे तो आलमी मंडियों में कीमतें बढ़ रही थी, तो ये तेल की कीमतें बढ़ाते तो अमेरिका है। के कह रहे हैं आप, मुझे क्या कह रहे हैं? आज अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ रही हैं तो अमेरिका है। आप अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ाते थे तो आप कह रहे थे कि आलमी मंडियों में कीमतें बढ़ रही हैं, उसका असर ही आपको पड़ रहा है। बकौल इनके ये देखिए, मेरी बात सुने रेहान साहब, आप इनकी 4-5 स्टेटमेंट खुद ही निकाल लेते ना। 1 महीना पहले ये कहा जाता था 1 पैसा भी बिजली का नहीं बढ़ना चाहिए और बिजली का यूनिट 12 रुपए का होना चाहिए। या आलिया हमजा की स्टेटमेंट नहीं है, ये तो कहते थे डॉलर 100 रुपए का होना चाहिए। अच्छा, आलिया हमजा साहिबा, स्टेटमेंट तो आलिया हमजा साहिबा, तो मेरा बड़ा सादा सा पेट्रोल की कीमत है वो 130 रुपए की होनी चाहिए, जो आप ये कह रहे हैं 210 से भी हम 25 रुपए बढ़ाएंगे। उसके बाद भी अवाम का मजाक उड़ाने के लिए जिस तरह के कहके लगा रहे अवाम की बेबसी का, और जिस तरह से एक वो जो कह के मारती हुई स्टेटमेंट से पूरी लाइनें लग गई है पेट्रोल, बिल्कुल कंडेमनेबल नहीं होना। अवाम की मेरा सवाल ले ले, बड़ा सादा सवाल है। और मीडिया मैनेजमेंट सुन लेना, सवाल ले लेना, सवाल ले ले। आप जो है बतौर मेंबर कौमी असम्बली से इस्तीफा दे चुकी हैं, लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस में बैठी हुई हैं। इस्तीफे आपने दे दिए हैं, बैठे आप पार्लियामेंट लॉजेस में सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं? रेहान साहब, मैं बड़ी खूबसूरती से इस बात का जवाब दूंगी। मैं जिस लॉज में बैठी हूँ उसका किराया भी मैं दे रही हूँ। मैं जिस लॉज में बैठती हूँ उधर अगर मैं AC चला रही हूँ तो उसके पैसे भी मैं आपको इख्तियार है इस्तीफा देने के बाद यहाँ रहने का। इवन यहाँ जो 1 सेकेंड जी मुझे जिस दिन ये मेरा रिजाइन एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद मेरी ही सीट पर जब आएगा, कम से कम आप तो कह रहे हैं कि कासिम सूरी साहब जो है, तो मुझे याद आप तो कह रहे हैं कासिम सूरी को इस्तीफा देने के बाद इस प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है। मैं जो चीज करूंगी आइन और कानून के लिहाज से करूंगी। आप तो कह रहे हैं कि कासिम सूरी साहब को इस्तीफा दे दिया, उसके बाद रेजिग्नेशन प्रोसेस हो ही नहीं सकता राजा परवेज अशरफ साहब के साथ। आप जाकर बिल्स दिखा। अब मैंने जब आपको कहा है तो आइडियली आपको पार्लियामानी अफेयर्स के पास जाना चाहिए था, बिल्स चेक करने चाहिए थे। हमने ना तनख्वाहें वसूल की हैं, आप हमारी बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं। अच्छा चले फिर मुझे ये बता दे, जो एज ए पार्लियामानी सेक्रेटरी मेरी आपका इस्तीफा नहीं हुआ कानूनी तौर पर, लिसन दिस थिंग बिकॉज़ आपने एक एलिगेशन लगाई है और मैं जब मॉरल्स की बात करती हूं तो आई एम बाउंड टू फॉलो ऑल द रूल्स। पहले रूल्स ऑफ प्रोसीजर पढ़े, उसके बाद आकर आप मुझसे ये बात पूछते जो आपने ये बात की है। नहीं, आपको पढ़ना चाहिए था। यू नीड टू नो। फिर अगर कानूनी
तौर पर रेजिग्नेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो जाइए राजा परवेज अरशद साहब के चैम्बर में जाके इस्तीफे की तौसीक कराएं। आपने देखे जी, तो इलेक्शन कमीशन मेरे अगेंस्ट नॉमिनेट करता, नॉमिनेट जो करेगा दैट विल बी एलोकेटेड टू हिम और हर, दैट आई एम बाउंड टू विकेट दिस लॉज। ये जरा रूल्स ऑफ प्रोसीजर में लिखा है। चलें, आज आ गई कि अभी आपका इस्तीफा जो प्रोसेस है कानूनी कंप्लीट नहीं हुआ। आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तरह के ख्याल, अल्लाह हाफिज़।